Hey friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज की सेशन में हम सभी क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है वह घटना चक्र सीरीज का वीडियो है। घटना चक्र सीरीज में हम सभी आज पार्ट 5 केमिस्ट्री के पार्ट 5 वीडियोज़ को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज से पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम सभी बिना विलंब किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? दृश्य प्रकाश, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या फिर कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है, इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है और जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड H2F को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर तक रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा हो सकता है? तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो तांबा जो धातु है उसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वायु में, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो। चलिए इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे की ऑक्सीकरण का प्रभाव है और ऑक्सीकरण के परिणाम के फलस्वरूप ही क्या होता है, इस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है और इसे पटीना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या फिर एस्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका प्रयोग हम लोग विस्फोटक की तरह करते हैं। किसकी तरह? विस्फोटक की तरह करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके रीज़न को पढ़ लेते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, या फिर ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके रीज़न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक में चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है, इससे लोहे की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। विरंजक चूर्ण के लिए जो कथन असत्य है, गलत है, वो है अधिक विलय होता है, जबकि यह अविलय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह सही है। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो इसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। कह रहा है 3 गुने पीतल बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग तांबा। 7100 क्या है? घनत्व है किसका? जस्ते का, और 8900 घनत्व जो है वो है तांबा का। इसमें 2 से गुना करने पर 24,290 प्राप्त होता है।
1 भाग पीटल है, मतलब 3 भाग में यह बटा हुआ है, 1 भाग पीटल का निकालना है, तो 24,900 भागा 3 करने पर यह 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 8300 kg प्रति मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण रूप में बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है, बर्तन को ऋण रूप और शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है, बर्तन को धन रूप और जस्ते को ऋण रूप बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बर्तन को ऋण रूप और शुद्ध जस्ते को धन रूप बनाया जाता है जस्ते से एक बर्तन के विद्युत लेपन की विधि में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसमें ढेर सारे तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। यह एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम का। किसका? लोहे और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण में। किसमें? बीटा किरण में ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा कण जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, बीटा किरण में निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ओके, और गामा किरण जो है, गामा किरण जो है उसमें क्या होता है? यह उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह जो होगा यह क्या होगा? 2882। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CO समूह का आवंध क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3। आवंध क्रम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? क्या कर रहा है? 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वो अष्टफलकीय है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिन तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने? 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि वह सहसंयोजी बंधन बना सके। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए XH4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में क्या होती है? बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। वह कुछ इस तरीके से इसका बॉन्ड बनता है। ओके, C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। और इसमें पाई और सिग्मा बंधनों की संख्या जो होती है वह 12-3 होता है। कितना होता है? 12-3 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पढ़ ले। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कार्बन के परमाणु 6 गो और हाइड्रोजन के परमाणु भी होता है
6 गो। प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक बंध में हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थिति माना गया है, अतः 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होगा। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अब इसके स्टेटमेंट को पढ़े तो यह कुछ इस प्रकार है, हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र H2O के जगह पर क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2O। यह भारी जल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सभी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए पार्ट 6 के साथ। अभी तक पार्ट 5 तक अपलोड किया जा चुका है। हम सभी मिलेंगे पार्ट 6 वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।